हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब ये लास्ट वीडियो होने वाली है ऑफ आर रूरल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स हॉप ऑन टू द लास्ट सब हेडिंग, दैट इज इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, सॉरी रूरल डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इसमें, जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो पीछे पढ़ा था हमने, एक फार्म में फार्म एक मतलब एक खेत है, खेत के साथ आपने साथ में वो एक गाय भी रख ली, 4 गाय रख ली, एक छोटे से पोल्ट्री टाइप खोल दिया। तो काइंड ऑफ एक आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अब उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। प्लस जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली चीज़ है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसे भी हम जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? पहले तो इसकी डेफिनेशन ना, मेरे को ये डेफिनेशन संदीप गर्ग से लिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म्स, ठीक है। ये फॉर नहीं है, ऑफ है ये, क्योंकि ग्रामेटिकली वो ऑफ अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म्स। बस इतनी आपकी डेफिनेशन होगी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइफ स्टॉक फार्मिंग। क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले, इसे भी याद रखना। ओके, बाकी सब आई थिंक नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा अच्छे से दिया है। नो, यहाँ पे एक ये फैक्ट है, इसे याद कर लेना। वैसे मैंने कभी देखा नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ स्टॉक इन इंडिया, पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द 61, जो पूरी हमारी कंट्री में जितने सारे एनिमल हस्बेंड्री है उनमें से 61% तो पोल्ट्री है। पोल्ट्री में क्या होता है, ये हैन वगैरह, चिकन वगैरह, ये एग्स वगैरह जहाँ से आते हैं, दैट इज़ नोन एज पोल्ट्री, 61%। जो कैटल बुफेलो वगैरह जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती है, दैट इज़ 22% थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। 22% तो हमारे पास कैटल कैटल बुफेलोज ही है, ठीक है। एंड गोट्स एंड शीप्स नियरली 16%। जो एनिमल हस्बेंड्री में जो गोट्स एंड शीप्स कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ 16%, ठीक है। Okay. In 2019, India has about 303 million cattle, including 110 buffaloes. ये एक फैक्ट दिया है, कभी नहीं पूछते, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया 2019 में जब सारी गाय वगैरह काउंट की गई, ठीक है, तब हमें पता लगा कि 303 मिलियन तो हमारे पास कैटल्स ही है। कैटल्स में गाय वगैरह आती है सारी, ठीक है। इंक्लूडिंग उनमें से 110, मतलब 110 मिलियन तो सिर्फ बफेलोज थी, ठीक है। बुफेलो बफेलो, नेवर माइंड प्रोनाउंसिएशन, ओके। नोटेबल फीचर देखो, अब ना ये सारा इतना इन डेप्थ पढ़ने से अच्छा मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री है, ये वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वुमेन लिखा है। सेकंड, 72 मिलियन फार्मर्स हैं हमारे, जो स्मॉल फार्मर्स है, बिग फार्मर्स है, जो भी फार्मर्स है सारे, उनको 70 मिलियन फार्मर्स को ये एम्प्लॉयमेंट देता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इट इज़ द इंडिया में के अंदर लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। मतलब इंडिया जो कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा ये सारे काऊ, बिफेलोज, पोल्ट्री एंड ऑल, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और यू कैन से इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस, ठीक है। प्लस इंडिया में ना कुछ कुछ दिक्कतें हैं। अब देखो, अब एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस होगी, ड्रॉबैक्स होगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दैट इज़ द क्वालिटी। यू कैन से जो इंडिया में एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितने ब्रिटेन वगैरह में होती है, जितनी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होती है। इंडिया में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलिया में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उतना जितना न्यूजीलैंड में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। चलो नॉन वेज, वेजिटेरियंस ऑफेंड मत होना, बट चलो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों की भी बात करते हैं। You can say the quality of chicken produced in India is not that good if we compare it to the USA chicken or Britain's chicken or Australian chicken, ठीक है। और अगेन वन मोर एग्जांपल, आई थिंक चिकन तक ही सीमित रखते हैं वरना वेजिटेरियंस ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द बैकवर्ड नो हाउ, ओके, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अब देखो, जो अभी ना ये आफ्टर दिस, यू कैन से मिल्क मिल्क नहीं, अब जो हमारी काउस वगैरह है ना, न्यू जर्सी, जर्सी की ब्रीड वाली, ठीक है, जो जर्सी ब्रीड वाली काउ है वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस बैकग्राउंड म्यूज़िक, रात के 11 बजे हैं, नेवर माइंड, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। जो हमारी जर्सी काउ है वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। जो 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 स्टार्टिंग में हमारी जो इंडियन काउस होती थी वो उतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती थी। और स्पेसिफिकली द फ्रॉम द प्लेस आई बिलोंग टू, जहाँ तक मैंने सुना है अपने
बुजुर्गों से कि पुराने टाइम में जो काउस होती थी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वह वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती थी यार, उस वो इतना ज़्यादा मिल्क नहीं देती थी एज़ कम्पेयर टू दीज प्रेजेंट डे जर्सी काउस। ठीक है। ओके। डेफिनेशंस ऑफ द वेटनरी केयर, भाई देखो, अब आपके पास लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक को कोई बीमारी भी तो लग सकती है। अब उनकी केयर के लिए कौन आएगा? वेटनरी डॉक्टर ही नहीं है। अब इंडिया में कई जगह ऐसी है जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? ठीक है। ओके। अब बात करेंगे हम ऑपरेशन फ्लड की। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम। मिल्क कॉपरेटिव, देखो मिल्क कॉपरेटिव वर्ग इज कोरियन, इनका भी शायद नाम होगा, है यहाँ पे नहीं है? वाह। चलो मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट के लिए कि ये वैसे संदीप गर्ग में मेंशन्ड है। वर्गीस कुरियन, ही इज़ द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? कि मतलब ये दूध लेके चलते थे? नहीं। मतलब इन भाई साहब ने अमूल जैसी कंपनीज को स्टार्ट किया था, और जो इंडिया में आज के टाइम पे जो कोऑपरेटिव मिल्क चेन्स है, जो इसका आइडिया था वो सबसे पहले वर्गीस कुरियन जी ने ही दिया था। ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1966। 1966 में लॉन्च हुआ था। डेट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। द सिस्टम रिक्वायर्ड द, मतलब देखो ये वही है, फार्म मेंबर्स है बहुत सारे, जो मैंने आपको एग्जांपल पीछे को उसमें भी दिया था, एग्रीकल्चरल मार्केट और यू कैन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी दिया था, कि भाई बहुत सारे फार्मर है, उन्होंने जितना सारा मिल्क प्रोड्यूस किया उन्होंने उसे क्लब कर दिया, फिर बेच दिया, कि वही चीज़ है, बार्गेनिंग उसके से सस्ती पड़ जाएगी, ग्रेडिंग प्रोसेसिंग वो साथ में कर पाएंगे, ईजी काम हो जाएगा। मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया हैज़ हैव देयर एपिसेंटर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। जो गुजरात है वो मेन पॉइंट है इन सब कॉपरेटिव्स का, जो इतना सारा ये मिल्क का चलता है। ओवर द लास्ट 30 years or so, these cooperatives have recorded a wonderful progress, significant contributing to the a four-fold rise in the milk production। देखो लास्ट 30 years में जितने सारे कॉपरेटिव्स है, जो मिल्क कॉपरेटिव्स है, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो। ठीक है। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया ऑफ द इनकम जनरेशन। देखो ये बहुत ज़्यादा, एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है ऑफ द, यू कैन से इनकम जनरेटिंग काइंड ऑफ एक इनकम जनरेशन का इन द रूरल एरियाज। ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है। फिशरीज़, ठीक है, अब हम फिशरीज़ के बारे में बात करेंगे। फिशरीज़ की ये डेफिनेशन भी मैंने वहाँ से उठाई है, संदीप गर्ग से। ओके, हाँ ये खत्म है ऑलमोस्ट चैप्टर। ओके। What is a fishery? It is an occupation devoting to the catching, processing और selling of fish and other aquatic animals। ये डेफिनेशन है, लिख दो अपनी बुक में, मुझे पता है आपको हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है। ठीक है, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन ने टी आर जैन से लिया है। ये कौन से स्टेट में ज़्यादा प्रेवलेंट है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। भाई देखो वेस्ट बंगाल दिमाग में आ जाता है। मुंबई भी आपको सबको पता है, वहाँ पे फिशिंग बहुत बहुत होती है। भाई जितने सारे ये टाउन्स हैं ना, ये सारे कोस्टल एरियाज में है, मतलब इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल के साथ है, या अरेबिक सी के साथ है। ठीक है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द, देखो गवर्नमेंट भी इस वेट गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को डेवलप करने की तरफ देख रही है, यही यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं है। जीरो पॉइंट, अब देखो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी जीडीपी की तरफ, टू जो फिशरी है, जो पूरे कंट्री के फिशरी का सिस्टम चल रहा है, उसका हमारी जीडीपी की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन, दैट इज 0.9% कंट्रीब्यूट करता है फिशरी हमारी जीडीपी में। ठीक है। 65% इनलैंड सेल होती है, 35% मरीन सेल होती है। अब देखो, अब आप फिशेज हो, आप फिशिंग करने जा रहे हो, अब आप फिशिंग कहाँ कर रहे हो? फिशिंग आप नदियों में कर रहे हो, फिशिंग आप ओशन में कर रहे हो, इंडियन ओशन में जाके कर रहे हो, या मुंबई में बैठ के आप फिशिंग कर रहे हो? देखो डिपेंड करता है। ठीक है। अब हमारी कंट्री में जितना सारे टोटल फिशेस कलेक्ट हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। जितनी सारी टोटल फिशेस कलेक्ट हो रही है या पकड़ी जा रही है फिशेस, उनमें से 65% तो अंदर नदियों से ही आप फिशिंग करके आ रही है। ठीक है। वेराज जो 35% हमारी ऐसी फिशेज है जो मेन ओशन से या मतलब कोस्टल एरियाज में से लाई जा रही है। ठीक है। ओके। अब मदर, अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, मदर द वाटर बॉडी, जितने सारे ये मछुआरे वगैरह होते हैं, जैसे भाई साहब है यहाँ पे, इनके लिए जो ओशन है, ओशन और यू कैन से वाटर है, वाटर बॉडीज़ है, वो उनके लिए माँ के समान है। ठीक है। आपको पता है इंडिया में हम लोग एक जो माँ का टाइटल देते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ों को देते हैं, और यू कैन से एक माता टाइप है इन लोगों के लिए ना, जितने सारी ये फिशिंग वगैरह के बिजनेस में है वाटर बॉडीज़। ठीक है। ये एक पॉइंट है। ये ना देखो, आप सोच रहे होगे कि ये बड़े यूजलेस पॉइंट है, नहीं ये यूजलेस नहीं है जितने मैंने साइड में लिखे, क्योंकि ये सारे क्रॉस चेक करके लिए गए पॉइंट संदीप गर्ग से। जो संदीप गर्ग और टी आर जैन के पॉइंट्स हैं, उन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। ठीक है।
ओके। जितनी सारी अब देखो ये है ना फिशरी, ये भी विमेन को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है। जो हमारे विमेन हैं, 60% विमेन हमारी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग यू कैन से कहीं बाहर जाके आप मछलियाँ बेच रहे हो इन द सेंस दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। 40% इज़ द इनलैंड मार्केटिंग, मतलब होता नहीं फिश मार्केट वगैरह में विमेन वगैरह बैठी हुई है अपनी दुकान में और फिशेज बेच रही है, ठीक है। 40% विमेन इनलैंड फिशिंग में इंक्लूड है, इनलैंड फिशिंग मार्केटिंग में इंक्लूड है, ठीक है। ओके। अब देखो एक और जो कुछ दिक्कतें हैं, अगेन हम दिक्कतों की बात करेंगे कि जो फिशरी सेक्टर में लोग हैं उन वो क्या दिक्कतें फेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। अब भाई देखो, सारे लोग ही फिशिंग नहीं करना चाहते। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक फिशरमैन है, उसका बच्चा पढ़ पढ़ लिख के कोई जॉब लेना चाहता है। अब भाई उसका पापा उसे ज़बरदस्ती फोर्स करा, भाई तू फिशिंग ही कर। भाई अब उसको भाई जॉब करनी है, अब वो आज भी जॉब सीख कर रहा है बट उसे मजबूरी में फिशिंग करनी पड़ रही है। देयरफॉर ही इज़ काइंड ऑफ ही इज़ अनएम्प्लॉयड, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, भाई ये लोग ज़्यादा अच्छी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे। जो लोग फिशिंग सेक्टर में इंक्लूड की हुई है, जो फिशिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके बाद है लिटरेसी रेट। अब जो सारे लोग ये भाई साहब दिख रहे हैं, ये बेचारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे जनरल एग्जाम्पल भी क्यों, ये जो दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट की जो हमारे बुक में लिखा है कि जो जो सारे लोग फिशरीज़ में या फिशिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है वो उतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है और दे आर इलिटरेट, ठीक है। ये देखो जनरल स्टेटमेंट, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। ओके। अब कुछ ऐसे सजेशंस है ताकि हम बाहर निकाल सके अपने जो जो लोग फिशरीज़ में जो लोग फिशरीज़ में इन्वॉल्व है, जो इनकी सारी समस्याएं उनको दूर कैसे कर सके हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द फिशर। देखो, क्रेडिट फैसिलिटीज़ आज तक साहूकार से लोन लेके और पता नहीं इसी डेप्थ ट्रैप में फंसे हुए हैं लोग, बड़ी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब देखो ऐसा करो, उनको ना क्रेडिट प्रोवाइड करो आप, गवर्नमेंट उन लोगों को कुछ ऐसा लोन प्रोवाइड करे एक बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट में, ताकि ये विशियस साइकिल से निकल पाए। किस चीज़ की विशियस साइकिल, एक जो डेथ ट्रैप की विशियस साइकिल है उससे, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं कि क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, मैं बहुत पहले बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया। फिशिंग टेक्नोलॉजीज, भाई अभी आज के टाइम पे क्या मछुआरे लोग क्या करते हैं, नेट डालते हैं। हमें नेट वगैरह भी दिखे थे, मुझे नहीं दिख रहे। देखो पहले क्या करते थे, नेट वगैरह एक आदमी डालता था, उसे खींच खुद ही खींच रहा होता था। भाई गवर्नमेंट को इन लोगों को वो चीज़ें भी दिखानी चाहिए। भाई देखो शिप्स होती है, शिप्स में ऑटोमेटिकली वो जाला नीचे जाता है, वो ऑटोमेटिकली फिशेस कैच करता है एंड दिस एंड दैट। जैसे चाइनीज़ वगैरह आज के टाइम पे फिशिंग कैसे करते हैं, इन्हीं मेथड से करते हैं, मास स्केल पे करते हैं। वेरएज़ इंडिया में इतना अभी वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है फिशिंग में, ठीक है। सो तनवा, अब ये तनवा क्या था, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, देखो ये ना एक काइंड ऑफ याद रखो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स का। इसमें इन्होंने वापस क्लब किए सारा ये लोग वुमेन को ट्रेन करते थे फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड दिस एंड दैट। मतलब इसे ना आप बस बेसिक याद रखो, इसके ऊपर मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा। तनवा कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। काम क्या है इनका, प्रोवाइडिंग द मतलब स्पेशलाइज स्किल्स वुमेन को प्रोवाइड करना इन दिस एंड दैट। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। देखो इनमें से ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये 2024 के जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। चलो अभी हम पॉइंट पे आते हैं। वेट कहाँ पे है, ओके। हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस। मुझे पता है ये रेडेबल नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार लिखो, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा, जरूर लगाना, देखो ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज अनदर, देसी वही बात है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी, दैट इज 6%। जो टोटल हमारे जीडीपी में जितना सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब हॉर्टिकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में, दैट इज 6%, ठीक है। ओके। 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर, जो पूरा एग्रीकल्चर होता है ना हमारे कंट्री का, उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही दे रहा है। अब आप पूछेंगे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हॉर्टिकल्चर में ना जनरली सब्जियां उगाई जाती है, हॉर्टिकल्चर में जनरली फ्रूट्स उगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर में जनरली स्पाइसेस उगाए उगाए जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में सिर्फ उगाते हो आप वीट, राइस और मिलेट्स या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ही सिर्फ, ठीक है। और जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आती है। बस ये देख लो आप, एक एक जगह वीट और राइस है, एक जगह फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह है, ठीक है। एक जगह सूखा सामान, एक तरफ गीला सामान है। दैट साउंड्स रॉन्ग बट चलो ठीक है। प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रीज फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। देखो इंडिया
वर्ल्ड में का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ ऑल द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। मतलब सबसे ज़्यादा सब्जियाँ, फ्रूट, फ्लावर, स्पाइसेस इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आफ्टर आई थिंक चाइना टॉप पे है, ठीक है। चाइना के बाद सेकंड इज़ इंडिया इन केस ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। वी आर इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एंड द वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में हम मैंगोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बनानाज हम प्रोड्यूस करते हैं, कोकोनट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, कैश्यू नट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये मैंने पॉइंट्स बता दिए, 1 2 3। फोर्थ पॉइंट हेयर इज, देखो इसको मैं नहीं कर रहा, अच्छा गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन की डेट याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब था हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब जब लोगों ने सब्जियाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये बहुत ज़्यादा स्केल पे उगानी शुरू कर दी थी, दैट इज़ नोन एज द गोल्डन रेवोल्यूशन। और द यू कैन से गोल्डन रेवोल्यूशन में हॉर्टिकल्चर की जो सामान था वो बहुत ज़्यादा उगने लग गया था, हॉर्टिकल्चर की चीज़ें बहुत ज़्यादा उगने लग गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द ये कब से कब तक चला था? फ्रॉम 1991 टू 2012, अभी ये पीछे है, 2012 की बात है, ठीक है। ये कब से कब तक था? 1991 से लेकर 2012 तक, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन द रूरल एरियाज, अगेन वही बात, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द इनकम लेवल ऑफ द फार्मिंग फैमिलीज, देखो वही बात, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों की जैसे वो हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट हुए। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट प्रोबेबली, ये मैंने काटा काटा हुआ क्यों है, जस्ट लीव इट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। Significant, it is to note that nearly 24% of the total rural employment is generated by the horticulture and related production activities, like देखो पूरा जो हमारा रूरल एरिया है, मतलब जो रूरल रीजन है, उसमें जो 20% एम्प्लॉयमेंट जो एक सेक्टर दे रहा है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही है। अब जो बाकी बचा, बाकी में वो लोग लगे अपने, या तो कई डेयरी में लगे, या कई एग्रीकल्चर में लगे, कई कहाँ लगे, बट उनमें से जो 20% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, पूरे रूरल एरियाज की 20% लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जो सेक्टर, दैट इज द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन वर्सेस द ग्रीन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन इज अ सीरीज ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। भाई वही बात कि सारा बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, ये वो टेक्नोलॉजी सब कुछ को इन्वॉल्व किया गया ताकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ किया जाए, वो कहेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स लाए, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स लाए ताकि सारा वीट वगैरह का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके, ठीक है। फ़र्क वही है, एक जगह सब्जियाँ उग रही है, एक जगह वीट उग रहा है। सब्जियाँ और फ्रूट्स प्लस मतलब इट्स लाइक सब्जियां एंड फ्रूट्स वर्सेस व्हीट एंड राइस, ठीक है, समझ गए होगे आप एक ये एग्जांपल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, मैं बोल रहा हूँ, ये 2024 का जो इस साल का जो एग्ज़ाम था बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑप्शन ऑफ द लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। मैं पहले ना एक ओवरव्यू देता हूँ। हमारी गवर्नमेंट बताऊँ क्या चाहती है? हमारी गवर्नमेंट चाहती है जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग कंप्यूटर चलाना सीख जाए। सारे जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको कंप्यूटर चलाना है। वो कंप्यूटर पे जो आउटसोर्सिंग होती है ना, आज के टाइम पे आपने फ्रीलांसिंग वगैरह सुनी है, गवर्नमेंट चाहती है जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको फ्रीलांसिंग टाइप आए। गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी टाउन में, वो चाहते हैं कि ऐसे कॉल सेंटर्स विलेज में बने, लोगों को इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत सिखा ले ताकि वो कॉल सेंटर पे काम कर सके, कंप्यूटर उन्हें यूज़ करना आ जाए, वो थोड़ा बहुत काम कर सके। मतलब एक कंप्यूटर से भी एक एम्प्लॉयमेंट, मतलब IT सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अब हम आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्रोथ, नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। A consensus is emerging amongst the planning and the politicians that 21st century knowledge and economy of the India will spread its wing across the rural areas of the country। वही बात है कि हमारे politicians वगैरह ने सोच लिया कि अब जो सारा IT सेक्टर की तरफ जाएगा, मतलब जितना सारा पोटेंशियल है लोगों का वो IT सेक्टर की तरफ खुलेगा इन द रूरल एरियाज वगैरह वगैरह वगैरह, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगैन। IT is expected to play an important role as an option of livelihood in rural areas. One of the most important point, बहुत अच्छा point है ये। Information technology can be used to predict the prices, weather and the soil condition for different crops। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है, एक्सपेक्टेड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ द लाइवलीहुड एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। वन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काय के लिए? क्या चीज़? यूज टू प्रोडिक्ट द प्राइस, वेदर, सॉइल कंडीशन इन द डिफरेंट क्रॉप्स। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये 2 पॉइंट लिख दोगे ना बोर्ड्स में, आपके 2 नंबर आराम से पक्के, आराम से, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू यूज बाय द गवर्नमेंट टू प्रोडिक्ट द एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। थर्ड थर्ड पॉइंट, तीसरा नंबर आपका पक्का है।
मान लो गवर्नमेंट को लग रहा है कि बिहार में फेमाइन आने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यूपी पंजाब से सारा वीट लेके बिहार दे देगी लोगों को कि भाई तुम भूखे तो मत मत मरना कम से कम, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी एंड द वल्नरेबिलिटी vulnerability using the appropriate information so that the timely action can be taken। वही बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी बस ये जो की पॉइंट है इसमें ये है, प्रिडिक्शन द एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी, कि मतलब कहीं पर लग रहा है कि आपको भुखमरी या फेमाइन आने वाले, तो वहाँ पे वीट जल्द से जल्द पहुँचा दो, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। In the fact, the action program has been already been initiated as an academic जो जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर द रूरल प्रोस्पेरिटी, मतलब जो हमारा टाटा कंपनी है उसने काइंड ऑफ एक एकेडमी टाइप खोली है फॉर द रूरल प्रोस्पेरिटी, मतलब रूरल एरियाज को शायद ट्रेन करना और बहुत ज़्यादा आगे पहुंचाना एंड ऑल। दिस एकेडमी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द, देखो ये ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने ये 3 पॉइंट बताया ना, फर्स्ट सेकंड एंड जो एक गवर्नमेंट का प्रिडिक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसे स्टार मार्क करो, अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने आंसर भी बता दिया, इससे बाहर कभी आंसर जाएगा ही नहीं। ये 3 पॉइंट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आंसर की चेक की थी, जो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की में ये 3 पॉइंट्स ही थे, और आपको ये 3 पॉइंट्स से याद करना है। प्लस जब मैंने संदीप गर्ग पढ़ी थी, संदीप गर्ग में भी यही 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए थे, एलैबोरेट करके लिखे हुए थे। हमारी टी आर जैन में तो जमशेदजी टाटा वगैरह भी, देखो दिस इज़ नॉट इतना इंपॉर्टेंट, बट ये 3 पॉइंट ये 3 पॉइंट्स आर दी मोस्ट। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ डीपली लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ है, मतलब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या करते हो, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते, आप पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते, आप केमिकल और बाकी सारे केमिकल्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते फार्मिंग में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ द केमिकल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स विच हैव बीन द मेन स्टे ऑफ द कन्वेंशनल फार्मिंग। कहने का मतलब क्या है, और ये पहली बात, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारे केमिकल्स यूज़ नहीं होते, और केमिकल्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन रोक रहे थे, सारे केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब मान लो आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने ही बंद कर दिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप ही होने लग जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने सारा जितना केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जितने केमिकल है वो सारा आपने बैन कर देना है, यूज़ करना बंद कर देना है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज ओके, ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट जहाँ तक मुझे पता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों, मतलब आज के टाइम पे क्या ऐसी ज़रूरत है और क्या क्यों इतनी प्रेवलेंट है आजकल, ठीक है। इट डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर में जो कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है वो नॉन रेन्यूएबल है भाई, वो रिन्यू नहीं हो सकते नेचर में भाई, एक बार आ गए, एक बार आ गए, उसे आपने यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है उसे डिस्कार्ड कर रहे हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हो रहा है, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको आप जितने सारे ये है ना केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इसको आप अब यूज़ करना बंद कर रहे हो। इन्वायरमेंट, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑफ कोर्स इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भाई। आप देखो केमिकल नहीं डाल रहे हो आप अपने यू कैन से अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, तो आपका जो सॉइल है वो ख़राब नहीं हो रही है, जो ग्राउंड वाटर है उसको नुकसान नहीं हो रहा है। आप पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे भाई, जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज है आपकी सॉइल में वो ख़त्म नहीं हो रहे, जो अर्थ वर्म्स होता है वो वगैरह हो रहे हैं। तो जो अर्थ वर्म्स वगैरह होते हैं ना, उनको सबसे बड़ा डैमेज यही करते थे केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। इट सस्टेन्स द सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेन द सॉइल फर्टिलिटी। भाई देखो, आप अगर जो एनिमल मैन्योर, देखो यहाँ पे लिखा है, जो ये खाद वगैरह नहीं बनती ऑफ द काउ मैन्योर, यू कैन, अरे नहीं, जो काउ डंग केक्स होता है, काउ डंग केक्स होता है, जो गाय का गोबर होता है, उससे जो यू कैन से वो बनता है, एक फर्टिलाइजर बनता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे प्लांट्स के लिए, और जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ को और अच्छा करता है। मतलब सॉइल और मॉइस्चर रिटेन करती है। एक सदगुरु का एक सेव सॉइल मूवमेंट चला था, ये भी इसी चीज़ के ऊपर हुआ था, ठीक है। इट सस्टेन्स द सॉइल फर्टिलिटी, यूज़ ऑफ द एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट, वही बात है, केमिकल फर्टिलाइजर को बैन करो, वो करो। ओके, इसको इसके ऊपर बाद में आते हैं, हम इसको पहले निपटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड कहा जाता है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकली हुई सब्जियां हैं वो ज़्यादा टेस्टी होती है। देखो हेल्दी तो होती है, वो तो जेन्युइन सी बात है, बट टेस्टी होती है कहा जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ comparative advantage. India has a comparative advantage in the organic farming because of the and will involves a labor intensive abundance of labor, ठीक है। इसको अभी करते हैं हम, रुक जाओ, इसको पहले यहाँ पे करते हैं। इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना आपने केमिकल खरीदने,
ना आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई पेस्टिसाइड खरीदना, तो आपके पास तो पैसा कहाँ खर्च करोगे, कहीं पे नहीं। अब आपको ऑर्गेनिक की मतलब 4 गाय पाल लो, उसका खाद उनके उनका जो भी सब कुछ आपका मैन्योर बने, मतलब मैन्योर वगैरह बना दो, उनके जितना भी गोबर वगैरह होगा उसका। अब आप उसी को फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लो। तो जो इंडियन स्मॉल फार्मर है उसके लिए तो कोई खर्चा ही नहीं है, कि ना केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदना, ना महंगे सीड खरीदना, ना कुछ खरीदना, सारा घर पे ही काम हो रहा है। ठीक है। अब देखो, इंडिया हैज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज। अब यही बात की है इसने, इंडिया की फार्मर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज है। वही बात है, इंडिया में छोटे छोटे फार्मर्स हैं और इंडिया में हर एक फार्मर के पास गाय वगैरह तो है ही। अब भाई तुम आराम से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो अपने खेत में। ठीक है। और हाँ, जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बहुत सारी लेबर चाहिए होती है। अब इंडिया एक ऐसे देश है भाई, जहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, मतलब 140 करोड़, आई थिंक, हाँ, 140 करोड़ तो हमारे पास पॉपुलेशन ही है। अब भाई इनको, इस पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने, मतलब इन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा साथ में, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओगे। ठीक है। ये नीचे का बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, वेट अ सेकंड। पहले मुझे ये वाला एक बचा हुआ था आपका टॉपिक। ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग में आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, उससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। वेर एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नर्चर्स द सॉइल एज अ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। वही बात, सॉइल को आप बचा के रख रहे हो फॉर दिस फ्यूचर जनरेशन, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू इट, नॉट ओनली द इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी। बहुत बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब देखो, अगर ना तुम्हें बेसिक पता है तो तुम्हें ये पॉइंट्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस याद रह जाएंगे, ये सब कॉन्शियस माइंड में ही है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच यूजेस द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सो ऑप्टिमली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बहुत ही आसान है ये सब कुछ। सो द एंटायर चैप्टर खत्म होता है। अब हम पहली बात तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पिछले पेपर्स में क्या है, 2020 के एग्जाम में क्या है। स्टेट एनी 3 चैलेंजेस फेसिंग द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारे रूरल डेवलपमेंट में कोई 3 चैलेंजेस बता दो भाई। वो भी, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। ये भी मैंने पीछे बताया हुआ आपके कि रूरल डेवलपमेंट के में क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और अगला क्या है हमारे पास, critically examine the role of the रूरल बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। रूरल बैंकिंग सेक्टर की क्या ज़रूरत है, ये भी हमने पीछे अच्छे से कर रखा है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स अर्ज। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये ना एक बार पढ़ लो, मैं पढ़ाता हूँ आपको, रुक जाओ। The Prime Minister urges to increase the rural income by increasing the non-farm activities. Explain how non-farm activities can lead to rise in the income of the people in the rural sector. देखो ये तो होते हैं काइंड ऑफ, यू कैन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम इनको क्या बोलते हैं, बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इसमें मोस्ट स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं। भाई देखो, बेसिक इंग्लिश अगर समझ आती है आपको तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। फार्मर भाई, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ जाओ। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन से हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ये वो। सो इसके एडवांटेज बता दो क्या होते हैं, कि भाई जो मार्केट रिस्क है इससे दूर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है। डिस्कस द रोल प्लेड बाय द हॉर्टिकल्चर इन द डायरेक्शन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है हमारे इंडिया की डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है। हॉर्टिकल्चर भी अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन अच्छे से बता दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे वीट और राइस की मेन बातें हुई है। गोल्डन रेवोल्यूशन में ज़्यादा सब्जियों की बातें हुई, सब्जियों और फ्रूट की। ये देखो, मैं तो अभी देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बट अच्छे फॉर्मल लैंग्वेज में आपने पॉइंट्स वहाँ से लिख लेना। ठीक है। ये बहुत अच्छे से दिया है भाई, सारा कुछ हमने अभी पढ़ा है। आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो सब कुछ है मैंने आपको पढ़ा दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। अब इसके बाद ना एम्प्लॉयमेंट चैप्टर बच रहा है। आफ्टर दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक खत्म होती है फाइनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। सो या गाइस, दिस इज द एंड, बाय बाय।